हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल आप सबके। लास्ट दो क्लासेस से आप एक ही चीज देख रहे हैं, सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 की रिवर्स चार्ज सर्विसेज। और आज की क्लास में जो बची कुची रिमेनिंग सर्विसेज फॉलिंग अंडर रिवर्स चार्ज और सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 उसे हम लोग कंप्लीट करेंगे। आइए शुरू करते हैं। एक बात आपको पता है और बहुत अच्छे से पता है कि गवर्नमेंट ने 9 सबसेक्शन 3 की सर्विसेज में ऐसा देखा है कि ये जो प्रोवाइडर ऑफ सर्विस है ना, ये छोटा आदमी है कंपैरेटिवली, और जो रेसिपेंट है वो बड़ा आदमी है। तो एक काम करते हैं, जनरली तो ऐसा ही होता है कि जो प्रोवाइडर ऑफ सर्विस होता है वो रेसिपेंट ऑफ सर्विस से अपनी फीस लेता है, जीएसटी लेता है और जीएसटी गवर्नमेंट को जमा कर देता है। एक गवर्नमेंट कह रही है भाई ये छोटा आदमी है देने वाला सर्विस, ये जो लेने वाला है उसको कहते हैं हम कि तुम ही जीएसटी जमा कर दो, मत दो प्रोवाइडर ऑफ सर्विस को, तुम डायरेक्टली जो उसका जीएसटी बनता है वो हमें जमा कर दो। गवर्नमेंट ऐसा कह रही है, ठीक है। चलिए देखिए, सर्विसेज सप्लाइड बाय एन इंश्योरेंस एजेंट टू एनी पर्सन कैरिंग ऑन इंश्योरेंस बिजनेस। अच्छा, अब ये इंश्योरेंस एजेंट क्या कर रहा है जरा सा देखिए। एक तो है इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है, दूसरा बंदा है इंश्योरेंस एजेंट और तीसरा है क्लाइंट जो इंश्योरेंस कराएगा, ठीक है। ये इंश्योरेंस एजेंट किसको सर्विस दे रहा है? इंश्योरेंस एजेंट क्या करता है? इंश्योरेंस पॉलिसी बेचता है, ठीक है, क्लाइंट को इंश्योरेंस पॉलिसी बेचता है। ये सर्विस किसको दे रहा है? ये इंश्योरेंस एजेंट इस क्लाइंट को पॉलिसी बेच के सर्विस पता है किसको दे रहा है? इंश्योरेंस कंपनी को, क्योंकि इसका पॉलिसी बेच रहा है वो, ठीक है। ये जो पूरा इंश्योरेंस की जो जिम्मेदारी ले रहा है वो कौन ले रहा है? वो इंश्योरेंस कंपनी ले रही है इस क्लाइंट की। जब भी एक पॉलिसी बिकती है तो पता है होता क्या है? सेल ऑफ अ पॉलिसी, अगर सेल ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी हुई तो कौन किसको सर्विस दिया? एक इंश्योरेंस पॉलिसी इंश्योरेंस एजेंट के द्वारा क्लाइंट को बेची गई तो कौन किसको सर्विस दिया? इंश्योरेंस कंपनी ने इसको सर्विस दिया, ठीक है, और इंश्योरेंस एजेंट ने इसको सर्विस दिया है। ये मतलब होता है इंश्योरेंस एजेंट पॉलिसी बेच के इंश्योरेंस कंपनी को सर्विस दिया, ले तेरी पॉलिसी बेच दी, और इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस वगैरह कर रही है किसका? क्लाइंट का। तो इंश्योरेंस कंपनी सर्विस दे रही है क्लाइंट को। ये क्लाइंट पैसा भी किसको दे रहा है? ये पैसा भी इसी को दे रहा है, इंश्योरेंस कंपनी को ये दे रहा है। अब मनी की बात करें, दूसरे पेन से करते हैं, ब्लू पेन से। ये इंश्योरेंस कंपनी को कंसिडरेशन पे कर रहा है, ठीक है, और आप देखेंगे इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस एजेंट को पे करती है इसका कमीशन। ये कंसिडरेशन क्या है? कमीशन है, ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं कमीशन। और ये कंसिडरेशन क्या है? प्रीमियम, जो इंश्योरेंस की प्रीमियम दे रहा है। अब देखिए ना, क्लाइंट ने इंश्योरेंस कंपनी को पैसा दिया है तो इंश्योरेंस कंपनी सर्विस भी क्लाइंट को दे रही है, यही तो हो रहा है। देखिए, ये इसको पैसा दिया, ये इसको सर्विस दे रहा है। अब यहां पे देखिए, इंश्योरेंस एजेंट इसको सर्विस दे रहा है, ये इंश्योरेंस कंपनी इसको कमीशन दे रही है, यही होता ही है, ठीक है। तो अब यहां पे दो चीजें हो गई बेसिकली। अब यहां पे एक इंश्योरेंस पॉलिसी बिकने से दो सर्विसेज हो गई, राइट। एक जो इंश्योरेंस कंपनी दे रही है और एक दूसरा जो इंश्योरेंस एजेंट दे रहा है। किसको रिवर्स चार्ज की बात कर रहा है? किसको रिवर्स चार्ज की बात कर रहा है? इंश्योरेंस कंपनी जब ये प्रीमियम लेती है तो जीएसटी के साथ लेती है और खुद ही जीएसटी जमा करती है, ये फॉरवर्ड चार्ज है। इंश्योरेंस एजेंट को जो कमीशन दे रहा है तो ये कमीशन पे जीएसटी नहीं लेगा इंश्योरेंस एजेंट, ये जीएसटी इंश्योरेंस कंपनी जमा करेगी, समझे? ये वाला रिवर्स चार्ज में है। रिवर्स चार्ज में इंश्योरेंस कंपनी और इंश्योरेंस एजेंट के बीच वाली सर्विस की बात हो रही है, ठीक है। तो इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस एजेंट को इसका कमीशन देगी विदाउट जीएसटी, और इंश्योरेंस कंपनी गवर्नमेंट को पे करेगी डायरेक्टली जीएसटी। आ रही बात समझ में सबको? ये है कहानी, और होना भी यही चाहिए। एक इंश्योरेंस एजेंट है, अब थोड़ा बहुत हो सकता है बिजनेस करता हो, कमीशन वगैरह हल्का फुल्का बनता हो, आफत नहीं हो जाएगी इसके लिए, इसके बस का थोड़ी ना है जीएसटी। इससे अच्छा है कि
भाई इंश्योरेंस कंपनी से ही पे करा दिया जाए। Services supplied by a recovery agent to a banking company or a financial institution or a non-banking financial company. रिकवरी एजेंट जानते हैं, जैसे एक बैंक लोन दी, देखिए एक बैंक ने एक कस्टमर को लोन दिया, ठीक है। अब लोन क्या, कस्टमर क्या करता है, ये लोन रीपे करता है, लेकिन अब ये पैसा दे ही नहीं रहा है, तो बैंक क्या करेगी? बैंक का एम्प्लॉय मैनेजर जाएगा कस्टमर से बार बार बोलेगा पैसा दे दो पैसा दे दो, ठीक है। या ये बैंक वाले, बैंक का मैनेजर गुंडागर्दी दिखाएगा, पैसा दोगे कि नहीं? नहीं, ये सब नहीं करते हैं। ये सब काम करने के लिए लोग हैं, ठीक है। बैंक जाती है रिकवरी एजेंट के पास, ठीक है। इसको हिंदी में पता है क्या बोलते हैं? वसूली भाई। अब आप नाम से समझ गए। अब ये क्या करेगा? अब ये रिकवरी एजेंट, बैंक जाती है रिकवरी एजेंट के पास, कहती है कि इस कस्टमर का ना पैसा आ नहीं रहा है, इसका पैसा दिलवा दो तो, ठीक है। अब ये रिकवरी एजेंट जाता है कस्टमर के पास, कहता है बैंक का पैसा देना है ना तुमको, तो कहता है हाँ भाई दे तो रहा हूँ, ये देखो निकाल के ही रखा था, आज तो जमा ही करने जा रहा था। अब आप समझ गए ना क्यों? ठीक है, इसका रुतबा ही ऐसा होता है ये रिकवरी एजेंट का, ठीक है, कि भाई ये जब खड़ा हो जाता है तो सामने वाला एकदम पोपट की तरह बोलता है, हाँ, कहता है हाँ ठीक है मैं तो देने ही जा रहा था, आपको जरूरत ही क्या थी आने की यहाँ, राइट। तो ये रिकवरी एजेंट किसको सर्विस दे रहा है? जो जाके यहाँ पे खड़ा हो गया है कस्टमर के सामने, ठीक है, यहाँ पे कस्टमर को जो धमकी दे रहा है, मतलब बिना बोले कुछ धमकी दे रहा है, वो सर्विस किसको दे रहा है? वो सर्विस बैंक को दे रहा है, बैंक को ये सर्विस दे रहा है। अब बैंक इसको पैसा दे रही है, बैंक को ये सर्विस दे रहा है, अब बैंक इसको बदले में कंसिडरेशन दे रही है, ठीक है। काम ही इसका यही था, बैंक ने इससे यही सर्विस मांगी थी, जाके कस्टमर को सही करके आओ तो, जो पैसा नहीं दे रहा है हमको, राइट। अब बताइए कौन आपको लगता है ये जीएसटी का पंगा संभाल लेगा? ये वसूली भाई संभाल लेगा? गवर्नमेंट के लिए इसके बस का नहीं है वसूली भाई का, ठीक है, क्योंकि जीएसटी वसूली भाई का तो इतना बढ़िया काम है वसूली का कि उसको जीएसटी भी अगर वसूल लिया ये तो हो सकता है हमको दे ही ना, राइट। वसूली भाई है ना, तो गवर्नमेंट भी इससे डर रही है, कह रही है पता नहीं वसूल लिया जीएसटी सब बैंक वाले से, कंसिडरेशन के साथ साथ जीएसटी भी ले लिया तो देगा ही नहीं हमको। बहरहाल मैं मजाक में ये सारी बात बोल रहा था। गवर्नमेंट का कहना है कि वसूली भाई से ज्यादा अच्छी ये जिम्मेदारी कौन निभा लेगा? बैंक। तो गवर्नमेंट कह रही है वसूली भाई को उसका पैसा दे दो, ठीक है, वसूलने का जो पैसा बनता है, और जो उसके जीएसटी बनता है वो तुम खुद ही हमको दे दो। तो बैंक इज गोइंग टू पे जीएसटी टू द गवर्नमेंट, तो बैंक विल पे जीएसटी टू गवर्नमेंट। ये और तो यानी ये कंसिडरेशन, सॉरी यहाँ गवर्नमेंट लिखेंगे, गवर्नमेंट जीएसटी गवर्नमेंट को देगी, और कंसिडरेशन जो यहाँ पे होगा ये विदाउट जीएसटी पे होगा, ठीक है, राइट। अच्छा, रिकवरी एजेंट, जैसे मैं आपको बताऊं रिकवरी एजेंट के कुछ नाम, जैसे आपने आईसीआईसीआई सुना है, आईसीआईसीआई बैंक, ठीक है, तो आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज भी है, सिक्योरिटीज है, फिर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस, ऐसे आईसीआईसी की कई कंपनी, तो ये सब ना सब्सिडरी कंपनीज है, जो इसकी पेरेंट कंपनी है वो आईसीआईसीआई है। ये आईसीआईसीआई खुद भी एक रिकवरी एजेंट है, मालूम है कि नहीं? जैसे मान लो एचडीएफसी बैंक का, कोटक महिंद्रा बैंक का पैसा डूब रहा होगा तो सब आईसीआईसीआई को बोलेंगे, कहेंगे भाई जरा वसूल दो तो ये वसूली भाई भी है आईसीआईसीआई, ये पेरेंट कंपनी है, ठीक है, इसका ये भी बिजनेस है, हालांकि ये सब सब्सिडरी कंपनी है। आईसीआईसीआई बैंक वसूली का काम नहीं करती, आईसीआईसीआई बैंक का खुद भी पैसा डूबेगा तो ये अपनी ही पेरेंट कंपनी से वसूलवा लेगी, ठीक है। अब बाकी और भी बहुत सारे रिकवरी एजेंट होते हैं। अब आप कहेंगे कि ये तो बड़ा आदमी है, ये तो ये बड़ा है ना, बहुत सारे रिकवरी एजेंट छोटे एजेंट ही होते हैं, ठीक है, वो लोकल एजेंट रिकवरी एजेंट भी होते हैं, उस पर्टिकुलर सिटी में ऑपरेट कर रहे होते हैं, तो बैंक कभी कभी उनको भी काम दे देती है। आइए नेक्स्ट है, ये सप्लाई ऑफ सर्विस बाय ए म्यूजिक कंपोजर, फोटोग्राफर, आर्टिस्ट और द लाइक बाय वे ऑफ ट्रांसफर और परमिटिंग द यूज और एंजॉयमेंट ऑफ कॉपीराइट टू योर म्यूजिक कंपनी, प्रोड्यूसर और द लाइक। सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय ए म्यूजिक कंपोजर, फोटोग्राफर, आर्टिस्ट। देखिए म्यूजिक कंपोजर क्या करता है, वो म्यूजिक बनाता है, एक गाना रिकॉर्ड करता है और म्यूजिक कंपनी को जाता है बेचने के लिए, ठीक है, तो म्यूजिक कंपनी उसको पैसा दे देती है। आर्टिस्ट क्या करता है,
एक बड़ी वेबसाइट पे अपनी फोटोज को बेचने के लिए जाता है, ठीक है, वो फिर फर्दर सेल करते हैं वो लोग। तो ये जो कंपनी होती है, म्यूजिक कंपनीज होती है, या जो लोग फोटोग्राफ्स खरीद के फर्दर बेच रहे हैं, वो लोग बड़े आदमी हैं। सरकार का कहना है कि ये जो म्यूजिक कंपोजर है, आर्टिस्ट है, मतलब जितने भी तरीके के आर्टिस्ट हैं, ये जिस कंपनी को अपना आर्ट बेचने जा रहे हैं, वो कंपनी इनको आर्ट का पैसा दे देगी और जीएसटी वो कंपनी पे करेगी। मैं इसको समराइज करके ऐसे बोल देता हूँ, म्यूजिक कंपोजर हो, पेंटर हो, कुछ भी हो, उसको आर्टिस्ट बोल देना है, ठीक है। आर्टिस्ट कंपनी को अपना आर्ट सेल करेगी, ठीक है, कंपनी इसको कंसिडरेशन पे करेगा, ये कहना है गवर्नमेंट का, विदाउट जीएसटी, मतलब आर्टिस्ट वाली सर्विस रिवर्स चार्ज में आएगी, और कंपनी गवर्नमेंट को क्या पे करेगी, जीएसटी, ठीक है। नहीं, सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय एन ऑथर बाय ट्रांसफर और परमिटिंग द यूज और एंजॉयमेंट ऑफ कॉपीराइट टू अ पब्लिशर। अब देखिए ऑथर क्या करता है, ऑथर किताबें लिखता है और उसकी कॉपीराइट को ट्रांसफर करता है या उसकी पब्लिशिंग राइट को दे देता है एक पब्लिशर को। जैसे आप देखेंगे मेरी भी जो इनकम टैक्स की, जीएसटी की किताबें आती हैं वो भारत पब्लिकेशन से आती है, ठीक है, भारत लॉ हाउस, राइट। तो ये एक पब्लिशर है। तो हम क्या करते हैं, जो किताब हमने लिखा है इसका कॉपीराइट किसके पास है, मेरे पास है, ठीक है। कॉपीराइट क्या होता है, कॉपीराइट का मतलब ये होता है कि मैंने इसका रजिस्टर करा रखा है। कॉपीराइट का एक नंबर भी होता है ISBN, तो जब आप किताब देखेंगे तो कहीं ना कहीं उस पर ISBN लिखा होगा, वो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, ठीक है। तो वो किताब किसके नाम से रजिस्टर्ड है, मेरे नाम से रजिस्टर्ड है, राइट। अब मैं ये किताब किसी भी पब्लिकेशन हाउस को, ठीक है, छापने के लिए दे सकता हूं, ठीक है। तो उसका एक एग्रीमेंट होता है कि 1 साल का ये एग्रीमेंट है, जितनी किताब बिकेगी उसका सेल प्राइस का इतना परसेंटेज ऑथर को मिलेगा, राइट। इस तरीके का कुछ एग्रीमेंट होता है। तो मेरी किताबें पूरे देश भर में, ठीक है, चाहे कहीं से भी बिक रही हो, ठीक है, चाहे मेरी किताब फ्लिपकार्ट पे बिक रही हो, अमेजॉन पे बिक रही हो, चाहे मेरी किताब किसी बुक स्टोर पे बिक रही हो, ठीक है। तो अब भाई पब्लिशर तो यही करता है, किताब छाप के बैठा थोड़ी ना है, किताब छाप के दुनिया भर पे, पूरे हिंदुस्तान में जितनी किताबें की दुकान है सबको देता है। तो अब इंडिया भर में जितनी भी मेरी किताब की दुकानों पे किताब बिक रही है, सबसे मुझे पैसा मिल रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने अपनी किताब उस पब्लिशर से छपवाई और ये एग्रीमेंट हुआ है कि जितनी किताब बिकेगी उसका इतना परसेंटेज मेरा पैसा होगा, और उसे कहा जाता है रॉयल्टी, राइट। तो आइए इस बात को लिख के समझाएं। तो एक ऑथर है, आप ऑथर की जगह मुझे बैठा सकते हो, राज सर, ठीक है, और एक पब्लिकेशन हाउस है, किताब छापने वाली कंपनी, ठीक है, उसको हम पब्लिकेशन हाउस बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये देता है पब्लिशिंग राइट, ठीक है, इसको छापने का अधिकार देता है, ये एक सर्विस है जो हम दे रहे हैं, ठीक है। तो पब्लिकेशन हाउस ऑथर को बदले में क्या देता है, कंसिडरेशन, और ये कंसिडरेशन को बोला जाता है रॉयल्टी, ठीक है। तो गवर्नमेंट ये बोल रही है कि ये जो कंसिडरेशन होगा इसको तुम पे करो विदाउट जीएसटी, ठीक है। किताब लिखने वाले को काहे पंगे में फंसाते हैं, तुम्हारे पास बहुत सारे ऑथर होंगे, कई लोग किताब लिखते हैं, तो तुम ही जीएसटी दे दो, सब एक एक ऑथर को, हम 50 तो तुम्हारे पास ऑथर है, सब ऑथर को परेशान करें, उससे अच्छा है कि ऑथर को ये जिम्मेदारी से मुक्त करते हैं, पब्लिकेशन हाउस तुम ही से जीएसटी ले लेते हैं। इसको कह रही है भाई साहब तुम हमको क्या करो, जीएसटी पे करो। लेकिन जिस तरीके से आपने पढ़ा था जीटीए की सर्विस में, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी में, कि जीटीए चाहे तो खुद भी फॉरवर्ड चार्ज ले सकता है, वो कहते हैं हम ही जीएसटी कलेक्ट करेंगे, पे करेंगे, तो रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा, ठीक है। बिल्कुल उसी तरीके से ऑथर सिंस पढ़ा लिखा है, भाई किताबें लिख रहा है तो पढ़ा लिखा है, सरकार कह रही है इसके बस का भी है, अगर कोई ऑथर ये पंगा खुद ही लेना चाहे तो लेने देते हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहां पे क्या कह रहा है, However, an author can choose to pay tax under forward charge, मतलब मेरे ऊपर जिम्मेदारी है नहीं, प्राइम जिम्मेदारी किसकी है, पब्लिशर की है, उसी को जीएसटी जमा करना है, लेकिन मैं अगर चाहूं तो ऐसा कर सकता हूं, नहीं तो मेरे ऊपर मजबूरी नहीं है, ठीक है। चाहे मुझे रॉयल्टी 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 5 करोड़ जितनी मिलती हो,
मुझे जीएसटी में रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है बिकॉज ऑफ रॉयल्टी, क्योंकि रॉयल्टी रिवर्स चार्ज में फॉल करती है और जो सर्विस लेने वाला है, ठीक है, उसे जीएसटी जमा करनी है। और सर्विस लेने वाला कौन है? पब्लिकेशन हाउस, ठीक है, जो पब्लिकेशन वाली कंपनी है उसको जीएसटी जमा करना है। लेकिन अगर मैं चाहूँ तो ये जिम्मेदारी मैं खुद ले सकता हूँ। कहता है इफ ही हैज टेकन रजिस्ट्रेशन, अगर ऑथर रजिस्ट्रेशन ले ले जीएसटी एक्ट में और फाइल अ डिक्लेरेशन इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म दैट ही एक्सरसाइजेज द ऑप्शन टू पे सीजीएसटी ऑन द सेट सर्विस अंडर फॉरवर्ड चार्ज इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 9(1). अच्छा, हर जगह सीजीएसटी क्यों लिखा रहता है? क्योंकि हम लोग जो कानून पढ़ रहे हैं ना वो सीजीएसटी एक्ट पढ़ रहे हैं। सेम चीज जीएसटी एक्ट में, सेम चीज आईजीएसटी एक्ट में। तो जहां भी सीजीएसटी आप पढ़ते हो ना उसको जीएसटी माना करो। ये मत सोचा करो जिम्मेदारी सीजीएसटी जमा करने की ले रहा है, अरे सारी ले रहा है, ठीक है, क्योंकि ये रेलेवेंट एक्ट में अलग अलग टैक्स का नाम लिखा हुआ है। तो कह रहा है कि अगर वो रजिस्ट्रेशन ले ले जीएसटी एक्ट में और डिक्लेरेशन फाइल कर दे कि वो जिम्मेदारी ले रहा है जीएसटी को पे करने की, ठीक है, और कैसे? सेक्शन 9(1) के हिसाब से। सेक्शन 9(1) में क्या था? फॉरवर्ड चार्ज था, ठीक है। तो कह रहा है सेक्शन 9(1) के हिसाब से वही जीएसटी पे करेगा। 9(1) मतलब फॉरवर्ड चार्ज हो गया। And to comply with all the provisions as they apply to person liable for paying the tax, और सारे compliance जितने भी है वो सब करेगा in relation to supply of goods or services, and he shall not withdraw the said option within a period of 1 year from the date of exercising such option। अच्छा, अगर आप ये ऑप्शन एक्सरसाइज करते हैं, जैसे मैंने ये ऑप्शन ले लिया कि मैं जिम्मेदारी लूंगा जीएसटी की, तो 1 साल के पहले हम विड्रॉ भी नहीं कर सकते। ये नहीं कि 4 दिन में हालत खराब हो गई है, अरे जीएसटी वही अच्छा पे कर रहा था, हम काहे लफड़ा ले लिए। लेकिन अगर हम लिए हैं तो अब साल भर तक हमको ये लफड़ा झेलना है। And he makes a declaration on the invoice issued by him in prescribed form to the publisher। अच्छा, जब हम पब्लिशर को इनवॉइस रेस करेंगे तो उसमें भी हम ये लिख देंगे कि आई फाइल सच एंड सच डिक्लेरेशन। इस डिक्लेरेशन के बारे में वो मेंशन कर देगा कि हमने ये डिक्लेरेशन फाइल कर रखा है। ये इनवॉइस में नोट में लिखा हुआ होना चाहिए, ठीक है, कि हम जीएसटी कलेक्ट करेंगे और जमा करेंगे, ये डिक्लेरेशन हमने फाइल कर दिया है, ये बात इनवॉइस में लिख देगा, ठीक। फिर देखिए, सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय द मेंबर ऑफ ओवरसीइंग कमिटी ऑफ टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बहुत ज्यादा इस पे दिमाग नहीं लगाना है। ओवरसीइंग कमिटी इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय आरबीआई ओनली, ठीक है, आरबीआई कॉन्स्टिट्यूट करती है, ये रिकमेंडेशन देती है आरबीआई को। तो ये कमिटी जो आरबीआई को रिकमेंडेशन देगी उस पर आरबीआई ही क्या करेगी? जीएसटी जमा करेगी, ठीक है। नेक्स्ट है सर्विसेज सप्लाइड बाय इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट डीएसए अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट पार्टनरशिप एलएलपी, मतलब छोटे वाले डायरेक्ट सेलिंग एजेंट जो कि कंपनी नहीं है। ये डायरेक्ट सेलिंग एजेंट क्या होते हैं? आपको पता है कि बैंक क्या करती है? अपनी सर्विसेज को सेल करने के लिए एजेंट भी बनाती है, ठीक है। और बीच में जब जनधन योजना चालू हुआ था, आपको पता नहीं मालूम है कि नहीं, कि गांव गांव में जाके जैसे मोदी जी ने ना खूब खाता खुलवाया है, ठीक है, और वो जनधन योजना एक लाई थी कि घर घर खाता होगा, हर बंदे का खाता होगा। तो इस समय बैंक के ऊपर प्रेशर कर दिया था। देखिए सरकार ने, देखिए कोई खाता खोलना थोड़ी ना चाह रहा था, गांव के लोगों का खाता खोल के मिलता ही क्या है बैंक को? कोई 100 रुपया जमा कर देगा, कोई 10 रुपया जमा कर देगा, बैठ के खाता बही कर उनका मेंटेन करो, ठीक है। जितना रुपया खाते में पैसा नहीं है उससे ज्यादा की तो पासबुक प्रिंट हो रही है, ठीक है। तो कोई फायदा नहीं है, कोई बैंक करना नहीं चाह रही थी। लेकिन आपको मालूम है मैंडेटरी था, इतना खाता जनधन में खोलना पड़ेगा तुमको, नहीं तो बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा तुम्हारा। मतलब जो गांव गांव में जनधन योजना के समय खाता खुला है, वो खाता बैंक थोड़ी ना खोलना चाह रही थी, बैंक की मजबूरी थी, खाता खोलना पड़ेगा। अरे बैंक को कहां खाता खोलने का मन है ऐसे ऐसे लोगों का जिनके खाते में 100 रुपया भी नहीं रहेगा कभी। अरे आप तो जानते ही हैं, जो दिहाड़ी मजदूर है, जो रोज का जितना कमाता है उतना खा जाता है, उसकी बचत ही कहां है कि वो खाते में पैसा डालेगा, और थोड़ा बहुत बच भी जाता है तो वो घर में ही रख लेता है उतना नगद, राइट। तो कोई बैंक को इंटरेस्ट नहीं था। अरे बैंक अगर ऐसी गांव में जाके अपना ब्रांच खोल देना तो ब्रांच का पैसा नहीं निकलेगा, 2 एम्प्लॉय की सैलरी नहीं निकल पाएगी, इतना नुकसान हो जाएगा। तो अब उस समय ये लोग डीएसए बहुत बनाए थे, मतलब अभी भी डीएसए चलते हैं, ऐसा नहीं है कि वो धंधा ही बंद हो गया। तो डायरेक्ट सेलिंग एजेंट क्या था? उनको बोला जाता था तुम इस गांव में जाओ और खाता खोलो लोगों का, तुम जितना खाता खोलोगे उस पर खाता तुमको कमीशन देंगे। बात समझ में आ रही है? तो ऐसे होता था। तो ये लोग कुछ कमीशन देते थे, एक खाता खोलने का मुझे मालूम भी नहीं है, शायद
10-12 रुपया कुछ कमीशन मिलता था, ठीक है। हाँ, लेकिन डीएसए काम करते थे, वो जाते थे दिन भर में 50-50 खाता खोल देते थे, तो भाई उसका हो गया 500-600 रुपया, ठीक है, गांव में जाके खोल दिया अपना। फिर डीएसए बैंक और किस लिए बनाती है मैं बताऊं, जैसे बैंक लोन देती है तो लोन पे भाई उसको ब्याज आता है, कमाई होती है, तो लोन के लिए भी एजेंट बनाती है, कहती है जाओ तुम हमें क्लाइंट लाके दो जिसको लोन लेना है, ठीक है, और अगर वो क्लाइंट लोन ले लिया, तुम्हारा रेफर किया हुआ क्लाइंट अगर लोन ले लिया तो हम तुमको कमीशन देंगे, ठीक है, और ये कमीशन लगभग 0.25% ऑफ द लोन अमाउंट होता है, मतलब जितने रुपया का लोन लेगा उसका 0.25%, मतलब अगर कोई 1 करोड़ रुपया का लोन ले लिया तो डीएसए को 25,000 रुपया मिल जाता है, मतलब डीएसए ले जाके एक आदमी को मिलवा दिया बैंक में, देखो कि इसको कर्जा चाहिए, और अगर बैंक ने उसको कर्जा दे दिया तो 0.25%, मतलब जो भी कमीशन होता है वो बैंक अपना डिसाइड करती है, तो उतना कमीशन उसको मिलता है, ठीक है। लोन दिलवाने वाले में अच्छा कमीशन है, खाता खोलने में कमीशन, तो ये डीएसए होते हैं, ठीक है। मतलब डीएसए क्या करता है, बैंकिंग सर्विस को जा जाके बेच रहा है, ठीक है। अब इसको कमीशन बैंक दे रही है, ठीक है, इसकी सर्विस का कमीशन इसको बैंक दे रही है। अब बताइए, ये कमीशन के साथ जीएसटी भी कलेक्ट करे बैंक से और ये पे करे, गवर्नमेंट कह रही है नहीं। अब मैंने बताया ना कुछ डीएसए ऐसे हैं जो दिन भर का 500-600 रुपया कमा रहे हैं, जीएसटी संभाल लेगा, संभाल लेगा जीएसटी को। जीएसटी सचमुच गब्बर सिंह टैक्स है, कमजोर थोड़ी ना है, राहुल गांधी जो बोलते गलत नहीं बोलते, गब्बर सिंह टैक्स है, वो 500-600 रुपया कमाने वाले के लिए गब्बर सिंह टैक्स है, ठीक है, उसके बस का नहीं है। जीएसटी गब्बर सिंह टैक्स, ये मेरा दिया हुआ नाम नहीं है, राहुल गांधी जी बोलते हैं जीएसटी का फुल फॉर्म गब्बर सिंह टैक्स, वैसे एक्चुअल नाम है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक है। तो उसके लिए तो भाई ये बड़ा मुश्किल काम है, तो सरकार बोलती है कि नहीं तुम जीएसटी नहीं जमा करोगे, हम बैंक तुमको कमीशन दे देगी तुम्हारा, ठीक है, डीएसए को, और जो उस पर जीएसटी होता है वो बैंक ही जमा कर देगी, ठीक भी है, उचित भी है, आप भी समझ गए, ठीक है। लेकिन वो डीएसए कंपनी नहीं होनी चाहिए, पार्टनरशिप। अगर मान लीजिए बैंक का एजेंट कंपनी है कोई, ठीक है, अरे तो कंपनी होगी कोई एजेंट तो वो बड़े लेवल पे काम कर रही होगी ना, ठीक है, बड़ी ऑफिस खोल के कर रही होगी, तो फिर वो जीएसटी लेंगे, ठीक है। लेने वाला सर्विस कौन है, कोई बैंकिंग कंपनी हो सकती है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी भी ये सब करती है, एनबीएफसीज, जैसे आपने सुना है, जैसे एक पंजाब नेशनल बैंक है, पीएनबी है, ठीक है, तो ये तो बैंकिंग कंपनी है। एक पीएनबी हाउसिंग है, जानते हो, ये सब हाउसिंग लोन करते हैं, ये एनबीएफसी है, ये लोग भी बनाते हैं डीएसए। एनबीएफसीज भी पैसा लाने के लिए, पैसा लोन दिलाने के लिए, एनबीएफसीज तो सारे डीएसए पे ही धंधा ही चला रहे हैं, ठीक है, डीएसए इनके तो और ज्यादा होते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी के। फिर सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय बिजनेस फैसिलिटेटर। अच्छा, अब ये देखो, यहां पे हम डायरेक्ट सेलिंग एजेंट की बात कर रहे थे, अब बिजनेस फैसिलिटेटर, दोनों में अंतर है। जो डीएसए होता है वो थोड़ा छोटा धंधा है कंपैरेटिवली, बिजनेस फैसिलिटेटर थोड़ा सा उससे कंपैरेटिवली बड़ा धंधा हो गया। डीएसए वो हुआ जो गांव में गया, खाता खोल दिया लोगों का, उनके घर जा जाके। बिजनेस फैसिलिटेटर क्या होता है, मेरी दुकान एक राशन पानी की, ये सब भी हो रहा था उस समय, कोविड के समय में भी ये ऐसा हो रहा था, मैं आपको बताऊं। और जब जनधन योजना की बात आई उस समय भी ये सब हो रहा था, बहुत ज्यादा, अभी भी है, अब कम है। मेरी राशन की दुकान है, ठीक है, तो एक बैंक वाला आता है मेरे से बोलता है कि तुम्हारी राशन की दुकान है, तो बैंक जितने घंटे खुलते हैं उससे ज्यादा तो तुम्हारी दुकान खुली रहती है, तुम 6 बजे सुबह खोल लेते हो, दूध बेचना शुरू करते हो 6 बजे, रात के 10 बजे तक खोले रहते हो। तो वो क्या करते हैं, कहते हैं कि एक हम बोर्ड लगा दे रहे हैं अपने बैंक का तुम्हारी राशन की दुकान पे, ठीक है, और इस बैंक के जितने भी खाते हैं, कोई अगर पैसा निकालने आए, जमा करने आए, तो तुम ये उसको एक वो दे देते हैं, एक टैब होता है, उसी टैब पे खाते नंबर डालो और बैंक में जमा और निकासी मतलब दोनों कर दो, मतलब कोई पैसा जमा करने आया तो उससे पैसा तुम गिन के ले लो और उसमें एंट्री मार दो, ठीक है, कोई निकालने आया है पैसा तो उसको पैसा दे दो और उसकी एंट्री मार दो उस टैब में, ठीक है। तो जितना पैसा तुम जमा करोगे निकालोगे उस पर हम तुमको कुछ कमीशन देंगे, या पर ट्रांजेक्शन हम तुमको कुछ पैसा देंगे, ठीक है। अच्छा, बैंक ये सब क्यों कर रही है, बैंक का पैसा बच रहा है, सोचो वहां पे अगर एक ब्रांच डालती अपनी, कितना पैसा खर्चा होता, ठीक है, पूरा किराए पे जगह लेती, पूरा बैंक सेटअप करती ब्रांच अपना। एक राशन की दुकान वाले को पकड़ा, छोटा सा गांव है, वहां कोई पैसा जमा करने आता है कितना पता है, 200 रुपया, निकालने कोई आता है 50 रुपया, हाँ 50 रुपया जरूरत पड़ गई,
तो ये सब के लिए बैंक कर रही है कि हमारा खर्चा निकलेगा नहीं, राशन की दुकान वाले को ये पकड़ा देते हैं, काम करते हैं और इसी को हम कुछ हर ट्रांजेक्शन पे पैसा दे देंगे कि भाई जितने लोग तुमसे पैसा निकालने आएंगे, लेने आएंगे, वो सब काम तुमको 5 रुपया पर ट्रांजेक्शन दे देंगे, वट एवर जो भी, मतलब पैसे पे मत जाइए क्योंकि वो मुझे मालूम भी नहीं है कितना मिलता है, क्या मिलता है, ठीक है। तो इस तरीके से उस राशन वाले को पैसा मिलता है। तो ये बिजनेस फैसिलिटेटर है। फैसिलिटेटर वो इंसान होता है जो अपनी जगह पे बैंकिंग की सर्विस दे रहा है। मतलब हम बैंकिंग, मेरे पास आके तुम बैंकिंग, अच्छा ये कौन था, डीएसए कौन था, डीएसए वो था जो बैंक से कनेक्ट करा देता है। मतलब हम क्या कर रहे हैं, जा जाके खाता होता खोलना, ये डीएसए का काम है। बैंक से कनेक्ट करा देना लोन लेने के लिए, ये डीएसए का काम है। बिजनेस फैसिलिटेटर ये हुआ कि आइए मेरे पास ही बैंकिंग कर लीजिए अपनी, मतलब हम खुद ही बैंक है। बिजनेस फैसिलिटेटर मतलब हम बैंक है, आओ क्या चाहिए तुमको, पैसा निकालना है निकाल लो, हम दे देंगे पैसा, ठीक है, जमा करना है और जमा कर दो। अब फिर क्या होता है, शाम को बैंक का एक आदमी आता है, दिन भर का जो पैसा जमा निकासी मिला के जो नेट ऑफ होता है, मतलब ज्यादा जमा हुआ है तो वो लेके चला जाता है, और अगर निकासी ज्यादा हुई थी, पैसा निकला ज्यादा था, तो उसको पैसा दे के चला जाता है। अब बात समझ गए, दुकानदार को पैसा दे के चला, मतलब बैंक वाला आएगा शाम को एक बार हिसाब कर लेगा। हो रही है बात क्लियर आपको? ये होता है बिजनेस फैसिलिटेटर। क्या इसको भी कमीशन मिलता है? हाँ मिलता है। क्या ये जीएसटी संभाल पाएगा? आपको लग रहा है नहीं। गवर्नमेंट कह रही है बैंक इसको कमीशन दो, इसका जीएसटी तुम जमा करो, ठीक है। तो जनरली तो यही होता है ना कि जब हम पैसा लेते हैं किसी भी सर्विस को देने का, तो हम जीएसटी लेते हैं साथ में, दैट इज कॉल्ड फॉरवर्ड चार्ज, बट हियर इट इज रिवर्स चार्ज। Services provided by an agent of the business correspondent to business correspondent. अच्छा, services provided by an agent of business correspondent to a business correspondent. ये क्या है? हम एजेंट हैं और हम अपने अंदर सब एजेंट बना रहे हैं, ठीक है। अब जैसे हम बैंक के एजेंट हैं, बैंक हमको एजेंट बनाया, हम एक सब एजेंट बना लिए, ठीक है। तो जो सब एजेंट है उसको हम कह रहे हैं एजेंट ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंट। एजेंट को बोला जा रहा है कॉरेस्पॉन्डेंट, और ये एजेंट ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंट है, ठीक है। अब इन दोनों के बीच भी क्या चलता है, रिवर्स चार्ज। बैंक बड़ा आदमी है, इसको कह रहा है जीएसटी जमा करने को। अब बताइए इन दोनों में बड़ा आदमी कौन है, एजेंट की सब एजेंट? एजेंट ही बड़ा आदमी है, तो अगेन यहां पे भी रिवर्स चार्ज चलेगा। यही कह रहा है, एजेंट को कह रहा है कि भाई सब एजेंट को तुम कमीशन का पैसा दो उसको, और जीएसटी जो है तुम खुद जमा करो, ठीक है। सिक्योरिटी सर्विसेज, ये सिक्योरिटी सर्विसेज का मतलब है जो एजेंसीज होती हैं जो सिक्योरिटी गार्ड देती हैं, उनकी बात कर रहा है, सिक्योरिटी गार्ड वाली सर्विसेज। तो एक सिक्योरिटी एजेंसी से मैंने सिक्योरिटी गार्ड लिया है, ठीक है। जीएसटी किसको जमा करना है, तो अगर मान लीजिए एक सिक्योरिटी गार्ड मैंने लिया है, 15,000 रुपये मुझे उसका देना है, तो 15,000 रुपये मैं सिक्योरिटी वाली एजेंसी को दूंगा, और जो उसका जीएसटी होता है मैं खुद जमा कर दूंगा। ये होता है नियम, ठीक है। तो सिक्योरिटी सर्विस लेने वाला कौन होना चाहिए, रजिस्टर्ड पर्सन होना चाहिए, लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी। अब इसका मतलब ये बताइए, एक सिक्योरिटी एजेंसी वाला है और मुझे सिक्योरिटी की सर्विसेज दे रहा है, मैंने एक गार्ड लिया है लेकिन मैं रजिस्टर्ड नहीं हूँ जीएसटी में, बताइए जीएसटी कौन जमा करेगा, वो सिक्योरिटी एजेंसी वाला, ठीक है। तो बार बार मैं यही बात कहता हूं कि रेसिपेंट कौन है ये ध्यान से देख लो। अगर रेसिपेंट जो कहा गया है वो है तो ही जीएसटी रिवर्स चार्ज में फॉल होगी, अदरवाइज फॉरवर्ड चार्ज आ जाएगा। ये नहीं कह सकते कि जीएसटी लगेगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि जीएसटी तो लगेगा, लायबल फॉर जीएसटी तो है। अगर लायबल फॉर जीएसटी नहीं होगा तो वो गवर्नमेंट ने स्पेसिफिकली बताया होगा, जैसे जीटीए के केस में बताया है कि भैया अगर जीटीए तुम खुद नहीं रजिस्टर्ड हो और सामने वाला भी रजिस्टर्ड नहीं है, कोई जीएसटी है ही नहीं, छोड़ दो। Services provided by way of renting of any motor vehicle designed to carry passenger, where the cost of fuel is included in consideration charged from the service recipient provided to a body corporate. रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल का मतलब क्या होता है मालूम है? रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल का मतलब होता है आपने कैब वगैरह किराए पे ली है, ठीक है, जिसमें आप दिन भर का किराया या महीने भर का किराया या हफ्ते भर का किराया दे रहे हो। चलानी है नहीं चलानी है, कहाँ चलानी है, ये सब जिसने किराए पे लिया है वो डिसाइड करता है। ये सब बड़ी कंपनियों में होता है, जैसे बड़ी कंपनी है रिलायंस है, ठीक है। जैसे मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ,
जैसे मुझे बहुत सारी कंपनी इनवाइट करती रहती है, मैंने कई बार सोशल मीडिया पे भी डाला है, आपने देखा होगा। मान लीजिए गूगल मुझे इनवाइट करती है, ठीक है, तो गूगल अब क्या करेगी, मुझे अगर इनवाइट करेगी तो एक कैब वो ले लेती है किसी ये मोटर व्हीकल वाली कंपनी से, ठीक है, और इसी सर्विस को कहा जाता है रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल। तो वो कैब ले लेगी और एयरपोर्ट भेज देगी उसको मुझे लेने के लिए, ठीक है। अब मान लीजिए गूगल ने वो सर्विस ली अब किसी से, अब उसने कैब भेज दिया और वो अब कैब मुझे अलॉट कर देती है कि भाई अब मैं कैब से कहाँ जाऊँगा, होटल जाऊँगा, पहले चेंज वेंज करूँगा, ठीक है, फिर उसके बाद मैं कहाँ जाऊँगा, कंपनी में जाऊँगा, गूगल की ऑफिस जाऊँगा, ठीक है, तो वो कैब मेरे साथ ही रहेगी। अब मुझे कहीं और भी जाना होगा तो मैं उसी कैब में जाऊँगा, राइट। तो ये कौन डिसाइड कर रहा है, ये गूगल बेसिकली गूगल कंपनी ने सर्विस ले लिया, गूगल कंपनी के बिहार पे तो मैं उसे यूज कर रहा हूँ ना, तो वो अपने इंप्लॉइज के लिए, अपने गेस्ट के लिए, तो अब ये पूरा कंपनी डिसाइड कर रही है, जो जिसने सर्विस ली है वो डिसाइड कर रहा है कैब कहाँ चलेगी, चलेगी भी कि नहीं चलेगी। जो देने वाला है कैब उसका कोई मतलब नहीं है, उसने दिन भर का किराया लेना है, ठीक है, और फ्यूल का कॉस्ट भी उसमें इंक्लूडेड हो है, मतलब वो दिन भर का बता दिए कि 200 किलोमीटर चलेगी तो 2500 रुपया होगा या एनीथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो कह रहा है कि इस तरीके की जो सर्विस होती है, जो बॉडी कॉर्पोरेट सर्विस लेती है, वो जीएसटी इस पे पे करेगी, ठीक है। देने वाला कौन है, पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सिक्योरिटी सर्विस में भी क्या था, एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, अगर सिक्योरिटी एजेंसी वाला कंपनी है तो वही जीएसटी कलेक्ट करेगा। लेने वाला कौन है फिर इससे फर्क ही नहीं पड़ेगा, लेने वाला कौन है, देने वाला कौन है, सब बता रहा है ना कि रिवर्स चार्ज कब होता है। देने वाला सिक्योरिटी एजेंसी में भी देने वाला अदर देन कंपनी हो और लेने वाला कंपनी हो, और यहां पे भी रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल में भी कह रहा है देने वाला अदर देन कंपनी हो, लेने वाली कंपनी हो। यानी अगर मोटर व्हीकल पे किराए पे देने वाली कंपनी है और गूगल कंपनी को ही वो सर्विस दे रही है, बताइए जीएसटी कौन पे करेगा, मोटर व्हीकल वाली कंपनी, क्योंकि वो कंपनी है। तो इन दोनों में ही, सिक्योरिटी सर्विसेज में, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल में, देने वाला सर्विस अदर देन कंपनी हो और लेने वाला सर्विस कंपनी हो, तो गवर्नमेंट कह रही है भाई कंपनी जो ले रही है उसी से जीएसटी जमा कराते हैं। अंडरस्टूड। क्योंकि ये सिक्योरिटी सर्विस और मोटर व्हीकल वाली कंपनी में जो बिजनेसेस हैं, ये छोटा बिजनेस और बड़ा बिजनेस दोनों ही हो सकता है। कुछ सिक्योरिटी एजेंसी बहुत बड़ी बड़ी होती है, हजारों गार्ड है उनके पास, ठीक है, कुछ 10-5 गार्ड के साथ ये काम कर रहे हैं, ठीक है, 20-25 गार्ड है किसी के पास, तो छोटा भी हो सकता है। वैसे ही मोटर व्हीकल का भी केस है, कुछ कैब एजेंसीज होती हैं उनके पास सैकड़ों कार चल रही है, ठीक है उनकी, और कुछ कैब एजेंसी होती है 2-4-5 कार है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने दोनों तरीके की बातें कही है कि भाई वो अगर कंपनी है, ठीक है, तो ऑब्वियसली बड़ा होगा तो उसी से जीएसटी लेंगे, अगर वो अदर देन कंपनी है और लेने वाला कंपनी है तो जीएसटी किससे लेंगे, लेने वाले से लेंगे। अच्छा ये बताइए दोनों ही कंपनी नहीं है तो देने वाला लेने वाला, तो कोई बात नहीं, रिवर्स चार्ज के दायरे से बाहर आ गया, फॉरवर्ड चार्ज लग जाएगा। अब वो जो देने वाला है वही जीएसटी लेगा, राइट, तब तो फॉरवर्ड चार्ज आ जाएगा फिर तो। किसी भी केस में जीएसटी माफ नहीं है, ये ध्यान रखिएगा बस, ठीक है। इसकी एक्सप्लेनेशन भी है, मैं आपको यहां पे दिखाता हूं एक्सप्लेनेशन, मोटर व्हीकल सर्विस क्या होती है, जीएसटी ऑन रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल सर्विस, इसका एक चार्ट है, यहां से आइए समझाते हैं आपको। पर्सन लायबल टू पे टैक्स अंडर रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल वेयर जीएसटी इज पेबल एट 5%, सप्लायर इज अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, ठीक है, सप्लायर इज अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, ठीक है, और रेसिपेंट इज अ बॉडी कॉर्पोरेट, सप्लायर इज अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट और रेसिपेंट इज अ बॉडी कॉर्पोरेट, तो रिवर्स चार्ज होगा, ठीक है। अच्छा जीएसटी रिवर्स चार्ज में जीएसटी 5% का है और फॉरवर्ड चार्ज में इसमें जीएसटी 12% का है, ठीक है। अच्छा सप्लायर अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है और रेसिपेंट भी अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है, जो हमने बोला कि दोनों ही कंपनी नहीं है तो फॉरवर्ड चार्ज लगेगा, तो फॉरवर्ड चार्ज लगेगा, ठीक है। अच्छा सप्लायर बॉडी कॉर्पोरेट है तो, सप्लायर बॉडी कॉर्पोरेट है तो भी फॉरवर्ड चार्ज लगेगा, ये आ गया। देखिए रिवर्स चार्ज कब है, जब दोनों ही कंपनी नहीं है, सॉरी रिवर्स चार्ज कब लगेगा, जब देने वाला देखिए सर्विस प्रोवाइडर
सर्विस रेसिपिएंट, ठीक है। हम दो सर्विस के लिए ये दोनों बात कर रहे हैं, सिक्योरिटी एंड रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल। दोनों के लिए बात करते हैं। सर्विस प्रोवाइडर अगर नॉट कंपनी और रेसिपिएंट कंपनी तो रिवर्स चार्ज होता है, ठीक है। अगर ये दोनों कंपनी तो क्या होगा, तो फॉरवर्ड चार्ज होगा, ठीक है। ये भी कंपनी नहीं और ये भी कंपनी नहीं तो क्या होगा, तो भी फॉरवर्ड चार्ज होगा, ठीक है। ये कंपनी और ये नॉट कंपनी तो भी क्या होगा, तो भी फॉरवर्ड चार्ज होगा। रिवर्स चार्ज बस एक ही सिचुएशन में बोल रहा है कि सर्विस प्रोवाइडर नॉट कंपनी और रेसिपिएंट कंपनी हो। अच्छा, अब सिक्योरिटी में तो जीएसटी का रेट एक ही है, सिंपल है, 18% जीएसटी रेट लगता है सिक्योरिटी में। रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल में दो रेट है, इसमें तो 18% है, और इस वाले में कह रहा है दो रेट होगा, 5 और 12। फॉरवर्ड में 12 होगा, रिवर्स में 5 होगा, बस। रिवर्स एक ही जगह पे आ रहा है, रिवर्स में 5 होगा। आई होप अब क्लैरिटी है आपको, कोई दिक्कत तो नहीं ना आ रही है इसमें, ठीक है। जहां जहां फॉरवर्ड वहां 12%। सर्विस बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल डिजाइन टू कैरी पैसेंजर वेयर द कॉस्ट ऑफ फ्यूल इज इंक्लूडेड इन द कंसिडरेशन। जहां पे सीधे सीधे वो क्या करते हैं ना कि दिन भर का भाड़ा लेते हैं, बस आप ऐसे समझो, उसको रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल कहते हैं। जैसे एक बस जा रही है, कैब जा रही है, ठीक है, फलाने रास्ते पे जा रही है, आप उसको उस रूट पे बस बैठ गए और चले गए, तो इसको रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल नहीं कहते हैं, ठीक है। जैसे ओला रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल नहीं है, प्लीज रिमेंबर, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल ओला नहीं है, ठीक है, क्योंकि ओला को आप बुला के ऐसे रख लिए, चलवा रहे हो नहीं चलवा रहे हो, ऐसा नहीं है उसमें, ठीक है। हालांकि ओला वाले भी ये बीच में सर्विस चालू किए थे, मुझे नहीं मालूम अब वो सर्विस दे रहे हैं कि नहीं, जिसमें क्या होता था कि हम लोग आवरली पेमेंट करते थे कि हम 4 घंटे के लिए बुक कर लिए हैं, अब हम जहां मर्जी जहां चले, ठीक है। आई डोंट नो वो सब अब है कि नहीं है, बट वो रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल में फिर भी नहीं आएगा, क्योंकि उसकी मेजर सर्विस ये नहीं है। वो लोग तो भाई एक रूट पे चलते रहते हैं, बस मुझे बुक करना होता है, मुझे रूट बताना होता है, तभी सर्विस बुक होती है, ठीक है। तो दैट इज नॉट रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल, ठीक है। रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल ये है कि आप मोटर व्हीकल बुला लिए, अब आपको मर्जी चलाओगे नहीं चलाओगे, कहाँ चलाओगे, ये सब आपकी मर्जी, लेने वाले की सर्विस, लेने वाले की मर्जी, तो इसको रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल कहते हैं। ओला विल नॉट कम इनटू दिस कैटेगरी, हम यहां ओला लिख के काट दें ताकि आपको ध्यान रहेगा, ठीक है, कि ओला वगैरह उबर ये सब इस कैटेगरी में नहीं आता है। 5% का रेट कब चलता है, प्रोवाइडेड द सप्लाई ऑफ सर्विस हैज टेकन ओनली लिमिटेड आईटीसी ऑफ द इनपुट सर्विसेज इन द सेम लाइन ऑफ बिजनेस, ठीक है। 12% where the supplier service opts to pay GST at the said rate. In this, there is no restriction of availing ITC on the goods or services used in supplying renting of motor vehicle service by the supplier of the service, ठीक है। अच्छा, 5% वाले में भी कुछ लिमिटेड आईटीसी मिल जाती है, ठीक है। कौन सी आईटीसी मिल जाती है, ऑफ इनपुट सर्विस इन द सेम लाइन ऑफ बिजनेस। जैसे क्या हुआ, देखिए 5% किस में है, 5% किस में है, रिवर्स चार्ज में। फॉरवर्ड चार्ज में कितना है, 12% है, ठीक है। तो 5% वाले केस में अगर जैसे एक कैब वाला दूसरे कैब वाले से सर्विस ले ले तो वो भी जीएसटी लगेगा, उस पर भी जीएसटी लगेगा। मतलब हम जैसे मेरे पास एक क्लाइंट आया, कहा मुझे कैब सर्विस चाहिए, ठीक है, मेरे पास कैब नहीं थी तो मैंने दूसरी से कैब वाले से कैब सर्विस ले ली, ठीक है। तो इसको कहा जाता है सेम लाइन ऑफ बिजनेस, ठीक है। हम भी कैब वाले हैं, वो भी कैब वाला है, तो सेम लाइन ऑफ बिजनेस वाली बिलिंग की आईटीसी मिल जाएगी, बस। आई बात समझ में? तो मतलब जो सामने वाला कैब वाला है वो जो मुझे बिलिंग कर रहा है उसकी आईटीसी मुझे मिल सकती है।
अदरवाइज इसके अलावा कोई भी आईटीसी मुझे नहीं मिलेगी। 5% अगर हम जीएसटी लेते हैं अपने क्लाइंट से, तो अगर हम 12% जीएसटी लेते हैं अपने क्लाइंट से तो हमें सारी आईटीसी मिल जाएगी। ठीक है, 5% में सिर्फ सेम लाइन ऑफ बिजनेस की आईटीसी मिलेगी। यानी मैं भी आपने मुझसे कैब लिया, मेरे पास कैब नहीं थी तो मैंने किसी और से कैब लिया, मैंने 1800 रुपए में लेके आपको 2200 रुपए में दिया है, राइट। तो सामने वाले ने जो 1800 रुपए पे जीएसटी ली है उसकी मुझे क्रेडिट मिल जाएगी, बस, इसके अलावा कोई नहीं। लेकिन अगर मैं 12% जीएसटी आपसे लूंगा, अपने क्लाइंट से लूंगा, तो मुझे एक सारी की सारी आईटीसी मिल जाएगी। It is important to note here that when the service is placed under RCM, the supplier shall not charge any tax from the service recipient as this is settled procedure under RCM. ये तो एकदम सिंपल सी बात है ना, आपको मालूम है ना कि जब भी RCM रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगता है तो सप्लायर जीएसटी चार्ज नहीं करता है। ठीक है, वो उसकी जो बिल होगी वो विदाउट जीएसटी होगी। ठीक है, रेसिपिएंट जो होगा वो जीएसटी गवर्नमेंट को पे करेगा। Thus, the notification specifies RCM is applicable here only when the supplier does not issue an invoice charging GST at the rate of 12%. यहाँ पे RCM कब लगेगा? जब वो सामने वाला 12% पे चार्ज नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ भी दोनों ऑप्शन है। वो चाहे तो फॉरवर्ड चार्ज ले सकता है, मतलब यहाँ पे भी पूरा खुला ऑप्शन है, जैसे कि गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी के केस में था कि फॉरवर्ड चार्ज भी ले ले, 12% पे जीएसटी लगाए, अगर नहीं लगा रहा है तो रिवर्स चार्ज के तहत 5% जीएसटी आ जाएगा रेसिपिएंट पे। Now there may arise a doubt as to whether the RCM is applicable on service of renting a motor vehicle designed to carry passenger or service of transportation of passenger. ये दोनों सर्विस अलग अलग होती है, दोनों सर्विस अलग है। रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल ये एक अलग सर्विस है, सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर अलग है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर सर्विस होती है ओला, ये सब ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर सर्विस दे रहे हैं। ठीक है, जो रिवर्स चार्ज है वो रेंटिंग वाले पे, इस पे है रिवर्स चार्ज। ठीक है, ये जो ओला वाली सर्विस है इसको ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर सर्विस कहते हैं। ये रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल नहीं होता, इसको कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर। याद रहेगा आपको कि नहीं ये सब? ठीक है, इस वाले पे फॉरवर्ड चार्ज लगता है। So it is clarified that there is a clear distinction between the two services, which is as under the first, the two services fall under two different heading in the tariff. Services of renting of motor vehicle designed to carry passenger covers renting of motor vehicle, transportation of passenger for a period of time where the renter मतलब जिसने किराए पे लिया है, जिसने किराए पे लिया है, जिसने किराए पे लिया है वो डिफाइन करेगा व्हीकल कब चलेगी, कैसे चलेगी, किस रूट पे चलेगी, तो इसको कहते हैं रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल। ठीक है, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस में क्या होता है? कवर्स पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन ओवर प्री डिटरमिन्ड रूट्स एंड प्री डिफाइंड शेड्यूल्स, प्री डिटरमिन्ड शेड्यूल और प्री डिटरमिन्ड रूट। देखिए, अब ओला में क्या होता है, रूट डिफाइंड है, वही गाड़ी जाएगी जिसको उस रूट पे जाना है। आप डालते हो कि हमको यहाँ से यहाँ जाना है, तब ओला आती है। ठीक है, किस टाइम में जाएगी वो सब वही डिसाइड कर रहा है। ठीक है, तो ये थी ओला वाली सर्विस जिसपे फॉरवर्ड चार्ज लगता है। ठीक है, तो बस वही नीचे भी बता रहा है कि अगर एक बॉडी कॉर्पोरेट ऐसी सर्विस लेती है तो वही जीएसटी जमा करेगी, लेकिन अगर वो बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है सर्विस लेने वाली, तब तो भाई ये जो पहली वाली सर्विस जिसको हम रिवर्स चार्ज कह रहे हैं, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल, इस पे भी फॉरवर्ड चार्ज ही लग जाएगा अगर सामने वाला बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है तो। ठीक है, ये भी कहानी पूरी हो गई। अब लास्ट सर्विस ये रही जो रिवर्स चार्ज में फॉल करती है, सर्विसेज ऑफ लेंडिंग ऑफ सिक्योरिटीज अंडर सिक्योरिटी लेंडिंग स्कीम 1997। सिक्योरिटी लेंडिंग स्कीम के तहत अगर किसी ने सिक्योरिटी लेंड की है तो इस सर्विस पे, एक सिक्योरिटी लेंडिंग स्कीम में क्या होता है, सिक्योरिटी देने वाला, आपको इजी बनाने के लिए ऐसा लिखना है, सिक्योरिटी लेने वाला। सिक्योरिटी देने वाले ने सिक्योरिटी लेने वाले को क्या दी है? सिक्योरिटी दी है। ठीक है, अंडर द सिक्योरिटीज लेंडिंग स्कीम, सिक्योरिटी लेंडिंग स्कीम 1997 के तहत। ठीक है, तो अगर ये इसको पैसा दिया, कंसिडरेशन दिया, ठीक है, सिक्योरिटी लेने का, तो ये होगा विदाउट जीएसटी, और जीएसटी डायरेक्टली ये गवर्नमेंट को पे कर देगा।
अब ये सब तो ठीक है, मैं तो यहां पे चाहूं तो खत्म कर दूं, लेकिन मजा नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आपको मालूम ही नहीं सिक्योरिटी लेंडिंग स्कीम होती क्या है। आइए चलिए जल्दी से बहुत शॉर्ट में बताएंगे, ज्यादा लंबा नहीं, ठीक है, क्योंकि कहानी तो हो गई, टैक्स का काम हो गया। जल्दी से सुनो सिक्योरिटी लेंडिंग स्कीम क्या होती है, मजा आ जाएगा आपको सुन के। आपको मालूम है शेयर मार्केट जो होता है, सिक्योरिटी का मतलब यहां शेयर है, सिक्योरिटी का मतलब शेयर है। शेयर मार्केट जो खुलता है वो सुबह 9:15 खुलता है, 9:15 पे खुलता है, ठीक है, और 3:30 पे शेयर मार्केट बंद हो जाता है। अगर कोई ऐसा है ना जो इस बीच में फोन नहीं उठाता है और आप कॉल करते हो फोन नहीं उठा रहा है, कोई उसकी ईमेल की रिप्लाईज नहीं आती है, तो समझ जाओ शेयर मार्केट में लगा हुआ है वो बंदा, ठीक है। तो बहुत सारे लोग इस समय तो एकदम दीन दुनिया से दूर होते हैं, 9:15 से 3:30 तक। मंडे टू फ्राइडे मार्केट खुलता है, मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे बंद रहता है शेयर मार्केट। शेयर मार्केट में आप शेयर खरीद और बिक्री दोनों कर सकते हो। मेरे पास रिलायंस कंपनी का शेयर है 100, आज भाव बढ़ गया है, हम बेच देंगे। लेकिन मान लीजिए मेरे पास रिलायंस कंपनी के शेयर है नहीं, लेकिन मैं आज बेचना चाहता हूं। अच्छा, रिलायंस कंपनी सिर्फ एक नाम ले रहा हूं समझाने के लिए, इससे कोई वास्ता नहीं है। अच्छा, ये सब आजकल बोलना बहुत जरूरी हो गया, पता है सेबी की गाइडलाइंस आ गई है कि आप किसी कंपनी का नाम लेके कुछ बता दिए कि आप खरीद रहे बेच रहे हैं तो ये रिकमेंडेशन हो गई, और आप सिंस इसके लिए ऑथराइज नहीं है तो आपके ऊपर पेनाल्टी लग जाएगी। ये बड़ी बड़ी कहानी है आजकल तो, क्योंकि कोई भी चीज रिकॉर्ड हो रही है तो बड़ा ध्यान देना पड़ता है, कौन सा नियम कानून लग जाए, किस नियम कानून का उल्लंघन हो जाए बोलते बोलते में, ठीक है। हम तो अपने बच्चों के लिए पढ़ा रहे हैं लेकिन फिर भी ध्यान देना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि भाई ये सब तो रिकॉर्डेड है। अच्छा चलिए बात कर रहे हैं, तो हम क्या बता रहे थे कि सिर्फ नॉलेज पर्पस के लिए, एक एग्जांपल लेने के लिए ऐसा बोल रहे हैं कि मान लीजिए आज मेरे पास एबीसी कंपनी के शेयर्स नहीं है, ठीक है, लेकिन एबीसी कंपनी का शेयर आज 500 रुपए का चल रहा है, मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा है, ठीक है, मुझे लग रहा है ये भाव गिरेगा दिन में। तो 9:15 मार्केट खुला, 500 रुपए का भाव था, मैंने एबीसी के शेयर बेच दिए, एबीसी लिमिटेड कंपनी का नाम है, मैंने उसके शेयर बेच दिए, ठीक है। मैंने कितने शेयर बेचे? मैंने शेयर बेचे 10,000 शेयर एट द रेट ऑफ 500, ठीक है, मैंने ये सेल कर दिया। अब मुझे, अगर मैंने शेयर बेच दिया, क्या मैं बिना खरीदे भी शेयर को बेच सकता हूं? आंसर इज यस। इसको कहा जाता है इंट्राडे ट्रेडिंग, लेकिन 3:30 के पहले पहले आपको शेयर खरीदना भी पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? दिन भर में आप शेयर खरीदते हो, जो बेचते हो ना, वो दिन भर में डे एंड पे स्क्वायर ऑफ हो जाता है, वो आपस में एडजस्ट हो जाता है, कितना खरीदे कितना बेचे। आप खरीदते जाइए बेचते जाइए, पहले खरीद रहे हो पहले बेच रहे हो, इससे मतलब नहीं है। लास्ट में स्क्वायर ऑफ हो जाएगा, वो माइनस बैलेंस नहीं होना चाहिए, मतलब लास्ट में सेल नहीं होना चाहिए। अगर सेल है तो आपके पास पहले से शेयर होना चाहिए, ठीक है, मतलब या एक्स, जैसे आप, हम लोग इसको प्लस और माइनस कहते हैं, खरीदने को प्लस कहा जाता है, बेचने को माइनस कहा जाता है। तो डे एंड पे आपका बैलेंस माइनस नहीं होना चाहिए, डे एंड पे प्लस हो सकता है कि भाई आप एक्स्ट्रा खरीद लिए तो वो आपके पास एक्स्ट्रा आ गया, ठीक है। तो अच्छा, अब मान लीजिए क्या होता है कि हम थोड़ी देर में भाव सचमुच गिर जाता है, मान लो 490 रुपए का हो जाता है, और तो मैं 490 में परचेस कर लूंगा, और एक शेयर पे मुझे फायदा कितना हो गया? 10 रुपया। 10,000 शेयर पे कितना फायदा हो गया? 1 लाख रुपया। और ये अगर 2-4-10 मिनट में 10 रुपया गिर जाए तो हम 1 लाख रुपया मिनटों में कमा लेंगे, ठीक है। और आपको मालूम है इस ट्रांजेक्शन को करने का पैसा भी, जैसे 10,000 इंटू 500, ये कितना हो गया? ये हो गया 50 लाख रुपया। क्या मुझे 50 लाख रुपया जमा करना पड़ता है? नहीं, 20% के आसपास ही आपका लगता है पैसा भी, तो यानी मुझे 10 लाख रुपया ही लगेगा मार्जिन मनी। 10 लाख रुपया में ये इतना बड़ा ट्रेड हो जाएगा 50 लाख रुपया का, हो सकता है 5 ही लाख रुपए में हो जाए, ठीक है। मैं तो इंट्राडे करता भी नहीं हूं, तो इसलिए मुझे एकदम बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, आज ही खरीद के आज ही बेच रहा। हर ब्रोकर इनफेक्ट अलग अलग तरीके की फैसिलिटी देते हैं, जिनके पास भी आपका डीमेट अकाउंट है, कोई 5% पैसा लेता है, कोई 10%, कोई 20%। तो ये ट्रेड हो जाएगा, यानी मुझे उम्मीद है कि ये शेयर का भाव कम होगा और मैं खरीद लूंगा, ठीक है। होता क्या है कि ये सेल तो हो जाता है, लेकिन 3:30 बीत जाता है और मैं खरीदना भूल जाता हूं। हाँ, भूल गया खरीदना। अब क्या होगा? अब होगा नहीं, अब आपकी बैंड बज गई है। आपको मालूम नहीं है ये कितना बड़ा गड़बड़ हो गया है, ये छोटा मोटा गड़बड़ नहीं हुआ है, ये एकदम गुनाह हो गया आपसे, समझ लीजिए। अब ये शेयर खरीदा जाएगा ऑक्शन मार्केट में। ऑक्शन मार्केट कब खुलता है? ऑक्शन मार्केट खुलता है 2:30 बजे दोपहर, ठीक है।
अगले दिन 2:30 बजे ऑक्शन मार्केट खुलेगा और यहीं से परचेज करके इसको बराबर करना पड़ेगा। यानी आप अगले दिन नॉर्मल मार्केट से इसको नहीं खरीद सकते, इसको ऑक्शन मार्केट में खरीदना पड़ेगा। और ऑक्शन मार्केट में प्राइस खुलता है लगभग 20% ऊपर जो अगले दिन की क्लोजिंग होती है। ठीक है, अब मैं आपको बताऊं, मैंने तो 500 रुपए में बेचा था, लेकिन डे एंड तक ये पता है कितना का हो गया था? ये हो गया था 600 रुपए का, इसका भाव बढ़ रहा था। और ऑक्शन मार्केट में लगभग 20% ऊपर मार्केट प्राइस खुलती है, यानी कि अगर 600 रुपए का शेयर होगा तो 720 रुपए में मार्केट खुली होगी। ठीक है, और इस भाव पे अब खरीदना पड़ेगा। और ये आप नहीं खरीदोगे, ये जो ब्रोकर है आपका वो खरीदता है, आपको नहीं खरीदना है। आपने तो कांड कर दिया, आपको तो खरीदने को कहा ही गया था, जिस दिन बेचे थे उसी दिन खरीदना था। अब तुम नहीं ना खरीदे, तुम चुपचाप बैठे रहो। ठीक है, ये ब्रोकर खरीदेगा 720 रुपए में शेयर। ठीक है, और 500 रुपए में आपने बेचा है, 720 रुपए में खरीदाया, यानी एक शेयर 220 रुपए महंगा खरीदाया। 220 रुपए का घाटा एक शेयर पे, वो करेगा 220। कितने शेयर थे? 10,000। मल्टीप्लाई करोगे 220, 1 2 3 4 4 0, 22 लाख रुपए का आपको घाटा हो गया। ठीक है, बस आपको कॉन्ट्रैक्ट नोट आ जाएगा, 22 लाख रुपए आपको जमा करना है। ऑब्वियसली इतना पैसा आपसे पहले ही लिया हुआ होगा, नहीं लिया होगा तो इतना पैसा आपको देना पड़ेगा। आप कहेंगे मेरे पास नहीं है, नहीं दे पाएंगे, तो जीवन में दोबारा कभी शेयर ट्रेड नहीं कर पाएंगे, आप ब्लैक लिस्टेड हो जाएंगे। ठीक है, और ब्रोकर चाहे तो आपको जेल भी करवा सकता है रिकवरी के लिए। ठीक है, तो बाकी आपका सब कुछ बेचा जाएगा, 22 लाख रुपया निकाला जाएगा, और 22 लाख रुपया निकालने के बाद भी ब्लैक लिस्टेड हो जाओगे, जीवन में दोबारा कभी शेयर खरीद नहीं पाओगे। ठीक है, अगर ये रिकवरी नहीं कर पाए तो, मतलब ये नहीं खरीदे, ये इतना बड़ा गुना नहीं है, कोई बात नहीं, हम दे देंगे। 22 लाख रुपया अगर हमने दे दिया तो कोई टेंशन नहीं है, तब कोई टेंशन नहीं है। ध्यान दीजिएगा, अगर नहीं दे पाए तो क्या होगा, उसका मैं कहानी बता रहा था आपको। ठीक है, तो ये होता है। ठीक है, अब इसलिए अब आप कहानी को हम आते हैं इस पे समझाने, क्योंकि अब ये क्या था, इतनी कहानी सा सुना दिए, कहीं सिक्योरिटी लेंडिंग स्कीम तो समझ में ही नहीं आई। अब बात समझाते हैं आपको। 3:30 पे ये मेरे साथ हो गया, समझ लीजिए। बताइए, अब मुझे 4 बजे समझ में आ रही, ये तो हम शेयर खरीदना भूल ही गए थे। और ऐसा होता है क्या? मेरे साथ खुद 2 बार हो चुका है। ठीक है, हो चुका है, 2 बार हो चुका है। ठीक है, होता क्या है कि सुबह 9 बजे कुछ ट्रेड किए, उसके बाद पढ़ाने वढ़ाने लग गए। और ये पहले हुआ था जब फेस टू फेस क्लास लेते थे ना, तो भाई क्लासेस ले रहे हैं और भूल गए, उसी में मार्केट बंद हो गया, याद ही नहीं था कि खरीदना है, बेच के निकल लिए। तो 2 बार ऐसा हुआ है। आप कहेंगे सर आप तो ऐसा करते नहीं है, तो फिर कैसे? बेटा कभी कभी तो इंसान भी, आप समझते हो ना, कभी तो एक्सेप्शनल को नहीं गिना जाता। तो पास्ट में मेरे साथ, मेरी लाइफ भर में 2 बार ऐसा हो चुका है। ठीक है, हालांकि शेयर में मेरा इंटरेस्ट और नॉलेज बहुत पुराना है। व्हेन आई वाज इनटू क्लास 12th तो भी मैं ये सब कुछ करता था। ठीक है, मतलब मेरे नाम से डीमेट अकाउंट नहीं था, मेरे फादर के नाम से डीमेट अकाउंट था, बट मैं गुड़ा गणित करता रहता था, तो मेरा इतना पुराना इंटरेस्ट है शेयर मार्केट का। ठीक है, तो मेरी पूरी लाइफ में 2 ही बार हुआ है, तो इसको आप दुर्घटना बोल सकते हैं। ठीक है, इसको आप सीरियस ऐसा नहीं लीजिएगा। लेकिन उसमें क्या हुआ, अब जैसे मान लीजिए ये मेरे साथ हुआ था, तो मैंने अपने फटाफट दोस्तों को, अपनी जान पहचान वाले लोगों को फोन मिलाना शुरू कर दिया कि मैंने एबीसी के 10,000 शेयर बेचे हैं, क्या तुम्हारे पास है, क्या तुम्हारे पास है, क्या तुम्हारे पास है? एक दोस्त बोला हाँ मेरे पास 10,000 शेयर है। मैंने कहा यार 10,000 शेयर ना मैंने बेच दिए, तुम अपने डीमेट अकाउंट से 10,000 शेयर निकलवा दो। मेरे पास तो है नहीं 10,000 शेयर, तुम अपने डीमेट अकाउंट से निकलवा दो, तुम्हारे पास है। कल सुबह सुबह तुम्हारा मॉर्निंग में ही तुम्हारे डीमेट अकाउंट में 10,000 शेयर खरीद देंगे। तो अब मेरा दोस्त मुझे 10,000 शेयर देता है, इसे कहा जाता है सिक्योरिटी लेंडिंग स्कीम के तहत सिक्योरिटी लेंड करना। मुझे उसने लेंड किया है, कर्ज पे दिया है शेयर। ये 1997 में लीगल भी हो गया, पहले लीगल नहीं था, ये ऐसा कोई कानून नहीं था, तो ये लीगल हो गया। तो सिक्योरिटी लेंडिंग स्कीम से, अच्छा अब मेरा दोस्त तो मुझसे पैसा नहीं लिया मान लीजिए, लेकिन अगर कोई ऐसा होता जिसके थ्रू मुझे मिल गया होता, मेरी जान पहचान नहीं होती, किसी ने दिलवा दिया होता, तो ऑब्वियसली मुझे पैसा देना पड़ता। तो मैं अगर पैसा देता उस पे, तो जीएसटी मैं ही सरकार को जमा करता। अब क्यों ऐसा है? सरकार कह रही है बड़ा आदमी कौन है? सरकार कह रही है राज अगर तुम बड़े आदमी हो, ये जो बड़ा बड़ा जुआ खेल रहे हो तुम ही बड़े आदमी होगे। वो देने वाला 10,000 शेयर जो खरीद के डीमेट अकाउंट में रखा हुआ है वो तो इन्वेस्टर है, वो तो छोटा आदमी होगा। जो इतना बड़ा कलेजा रखता है, हिम्मत रखता है, जो जुआ खेल रहा है कि पहले शेयर बेच दिया बिना खरीदे ही, देखेंगे क्या होगा, कह रहा है वो बड़ा आदमी है, जीएसटी तुम जमा करोगे। यानी सिक्योरिटी लेंडिंग स्कीम के तहत हमें 5,000 शेयर आए, सामने वाले ने कहा कि भैया 10,000 रुपया भी लेंगे तुमसे। ठीक है, तुम सुबह तुम खरीद दोगे मेरे अकाउंट में चलेगा, लेकिन 10,000 रुपया भी चाहिए। तो मैंने 10,000 रुपया दिया, उस 10,000 पे जितना जीएसटी बनेगा मैं ही सरकार को दूंगा।
अच्छा, दोनों बार चांस की बात है कि दोनों बार मेरे किसी ना किसी दोस्त के पास वो शेयर थे और मुझे 1 रुपए का भी नुकसान नहीं हुआ। ठीक है, यानी मैंने उससे शेयर लिए जो मैंने बेचा था और उसको निकलवा दिया उसके डीमेट अकाउंट से, अगले दिन मॉर्निंग में उसके डीमेट अकाउंट में खरीद दिया। और चांस की बात देखिए, दोनों बार पैसे कमा ही लिए उसमें भी। क्यों? क्योंकि जितने का बेचे थे ना, अगले दिन मॉर्निंग में उससे कम का था। जैसे ये 500 रुपए का बेचे थे और दोस्त के डीमेट अकाउंट से निकलवा दिए, जब दोस्त के डीमेट अकाउंट में खरीदे तो 480 रुपए का इशू हुआ था, तो कमाई भी हो गई। ठीक है, तो वो तो तकदीर की बात, अदरवाइज तो आपको समझ में आ ही गया कि कहानी क्या होती है, तो आपने सिक्योरिटी लेंडिंग स्कीम भी समझ ली। राइट, सो यही था सेक्शन 9(3) की सर्विसेज। आइए एक छोटा सा नोट है नीचे, ये देखें क्या लिखा है। All the above services have been notified for reverse charge under IGST Act. Wide notification number this. तो ये रिवर्स चार्ज सिर्फ CGST एक्ट में नहीं है, कोई भी चीज जो CGST एक्ट में होती है वो ऑटोमेटिक SGST में तो होती है। और ये सारी की सारी एक नोटिफिकेशन ये नोटिफाई 10/2017 के द्वारा IGST एक्ट में भी नोटिफाई कर दिया गया कि ये रिवर्स चार्ज में फॉल करेगी। In addition to them, following services is also notified by the said notification under reverse charge for IGST purpose. अच्छा, इसके अलावा एक चीज और IGST में नोटिफाइड है जो रिवर्स चार्ज में फॉल करेगी, वो है इंपोर्ट। अच्छा, इंपोर्ट वाला CGST एक्ट में क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि इंपोर्ट पे IGST लगता है। ठीक है, तो बताया हुआ है कि क्या लिखा है, देखिए, एनी सर्विस सप्लाइड बाय पर्सन हु इज लोकेटेड इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी। नॉन टैक्सेबल टेरिटरी मतलब इंडिया के बाहर, सर्विस प्रोवाइडर इंडिया के बाहर है, टू एनी पर्सन लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी। ठीक है, कोई भी इंडिया के बाहर से किसको सर्विस दे रहा है? टू अ पर्सन लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी, तो इसे इंपोर्ट ऑफ सर्विस कहा जाएगा और इस पे IGST लगेगा। अदर देन नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट, अदर देन नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट। अब ये क्या है? जैसे अगर बहुत सारी चीजें देखते हैं, हम ऑनलाइन खरीद लेते हैं किसी किसी वेबसाइट से। ठीक है, तो जब हम ऑनलाइन खरीद लेते हैं, ये विदेशी वेबसाइट है। ठीक है, हम सर्विस खरीद लेते हैं, हम गुड्स खरीद लेते हैं ऑनलाइन वेबसाइट से। तो एक बात बताइए, हम तो रिटेल कंज्यूमर है, हम GST जमा करने जाएंगे क्या? नहीं, सरकार कह रही है वहां पे जो सर्विस या गुड्स देने वाला है वही GST जमा करेगा। ठीक है, गुड्स की बात तो हम लोग को करनी नहीं है, तो बहरहाल गुड्स एकदम हटा दें यहां से, दिमाग ही नहीं लगाएं। यहां पे GST सर्विस के केस में GST कौन पे करेगा? जो सर्विस प्रोवाइडर है वही GST जमा करेगा। तो क्या होता है कि कोई भी ऐसी वेबसाइट जो सर्विसेज देती है रिटेल कंज्यूमर को इंडिया में, तो गवर्नमेंट ने उसका GST में रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी कर दिया है, नहीं तो वो वेबसाइट इंडिया में नहीं चल सकती, वो ऐप इंडिया में नहीं चल सकता है। ये मैंने आपको पहले भी शायद कहीं बताया था। ठीक है, तो फिर से हम रिपीट करते हैं, अगर हम इंडिया के बाहर से कोई सर्विस लेते हैं और तो हम GST पे करेंगे उसकी, और अगर हम एक रिटेल कंज्यूमर हैं तो जो सामने वाला है वो GST पे करेगा। और क्यों करेगा? क्योंकि वो GST में रजिस्ट्रेशन लिया होगा तभी इंडिया में धंधा कर पा रहा है, नहीं तो कर ही नहीं पाएगा। कोई भी रिटेल में सर्विसेज नहीं दे सकता, कंज्यूमर को सर्विसेज नहीं दे सकता। अगर कोई भी विदेशी कंपनी अपने ऐप के जरिए, वेबसाइट के जरिए इंडिया में रिटेल में सर्विस नहीं दे सकती है अगर उसने GST का रजिस्ट्रेशन न लिया होता। ठीक है, तो अगर हम रजिस्टर्ड हैं तो हम ही GST पे कर दिए होंगे, और अगर हम अनरजिस्टर्ड है तो ऑब्वियसली सामने वाली कंपनी GST रजिस्ट्रेशन ले ही रखी होगी, वो GST पे करेगी, ऐसा दिया गया है। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट सेक्शन 9(3) रिवर्स चार्ज। आज की क्लास में हमने 9(3) कंप्लीट किया। आई होप आप बहुत खुश होंगे। ठीक है, चलिए आज की क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं।